बीबीसी दुनिया में आज देखिए 4 राज्यों की सत्ता में बीजेपी की वापसी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने जीती सबसे ज्यादा सीटें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जनता को है बीजेपी की नीति और नीयत पर भरोसा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पंजाब के लोगों ने कर दिया कमाल। पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा, यह जनादेश है बेरोजगारी के खिलाफ। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत। संघर्ष विराम पर नहीं बन सकी सहमति। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, नागरिकों की बेहतरी के लिए किए जाएंगे उपाय, लेकिन दोहराई रूस की मांगे। आज बीबीसी दुनिया में चर्चा चुनावी नतीजों की। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। पंजाब वाले हो तुसी कमाल कर दिता। और एक नजर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 255 सीटों के आसपास है। इस वक्त समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही हैं 111 सीटें। उत्तराखंड में बीजेपी 47 और कांग्रेस 19 सीटों पर जीत दर्ज करा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत ली 92 सीटें। कांग्रेस 18 सीटों पर सिमटी है और बीजेपी को मिली है सिर्फ 2 सीटें। और बात की जाए गोवा की, तो बीजेपी ने जीती है सबसे अधिक 20 सीटें, कांग्रेस 11, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर सिमटी है। और पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में बीजेपी सबसे अधिक 32 सीटें, कांग्रेस 5, जनता दल यूनाइटेड 6, नेशनल पीपल्स पार्टी 6 और कुकी पीपल्स अलायंस 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है। 5 साल से सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी अगर बढ़े हुए वोट शेयर के साथ सत्ता में वापसी करती है तो इस जीत का सेहरा मोदी या योगी, किसके सिर बांधा जाएगा? चर्चा इस बात की हो रही है। इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जीत के जश्न में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नतीजे बताते हैं कि जनता पार्टी की नीति और नीयत पर भरोसा जता रही है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को लखनऊ में संबोधित किया। इस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ करते नजर आए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से
जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। और बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, चर्चा होने लगी है कि ये मोदी की जीत है, योगी की जीत है या डबल इंजन की जीत है? जी बिल्कुल, ये चर्चा बहुत लाजमी भी है क्योंकि इस चर्चा के पीछे एक बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप ये है कि 2017 में जब यूपी का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मोदी के नाम पर यूपी में चुनाव लड़ा गया था और कोई सीएम प्रोजेक्शन या कोई सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया गया था। फर्क ये है कि इस बार 2022 में जब स्टेट में इलेक्शन लड़ा गया है तो एक सीएम कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उनके नाम पर लड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जीत की जो 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 शेयर्स हैं जो वो तो बटेंगे और स्टेट में योगी आदित्यनाथ डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं पहले से। इस जीत के बाद अब और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों चीज़ों में वो ये है जो पीएम ने अभी अपने भाषण में भी कही कि 17 का रिफ्लेक्शन अगर 19 था तो क्या 22 का रिफ्लेक्शन 24 होगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी इसी बात से वरिड थी इस इलेक्शन के पहले, इसीलिए कैंपेन में बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए थे। खुद पीएम ने जबरदस्त कैंपेनिंग की, अमित शाह ने शुरू से वेस्टर्न यूपी में जहां किसानों का मुद्दा था वहां जबरदस्त कैंपेनिंग की और जो तमाम एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी वो जो वोट शेयर है, जो परसेंटेज है और जो नंबर ऑफ सीट्स में दिखा है, ऐसा लगता है कि ये ज्यादा डोमिनेंट रही है उन पर। जी नितिन, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और 5 राज्यों में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਤੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। और बीबीसी संवाददाता सलमान रावी इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। सलमान, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी मोदी मॉडल की बात हो रही है, यहां पर केजरीवाल मॉडल की जीत की बात हो रही है। जीत के बाद लेकिन असल इम्तिहान की बारी है। वो इम्तिहान कौन देगा, भगवंत मान या केजरीवाल? ये इम्तिहान आम आदमी पार्टी को देना है क्योंकि इन्होंने चुनावी जो वादे किए थे उसमें बहुत काफी आगे तक चले गए, जैसे कि हर महिला को 1,000 रुपए महीना। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2.25 करोड़ की आबादी है और 49% महिलाएं हैं, और अगर हर एक को 1,000 रुपए महीना देंगे, वो कैसे देंगे ये अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो और जो दूसरी प्रोमिसेस हैं, रोजगार की जो बात कही भगवंत मान साहब ने भी जीतने के बाद कि बेरोजगारी के खिलाफ में ये मैंडेट है, तो ये रोजगार कहां से देंगे क्योंकि खजाना खाली है, खुद आम आदमी पार्टी ने ही कहा है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं और जिस तरह से स्वीप किया है आम आदमी पार्टी ने, वो इस बात का इंडिकेशन है कि लोग आम आदमी पार्टी के जो प्रोमिसेस थे इलेक्शन में, जो वादे थे, उसके साथ गए। चूंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी, कांग्रेस उससे जूझ रही थी, शिरोमणि अकाली दल कंफ्यूज रहा कि वो क्या स्टैंड ले, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों से मेन ऑपोजिशन रहते हुए अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया, संगठन को मजबूत किया, रूरल एरियाज में भी, बूथ लेवल पर भी। और जब वो मैदान में उतरे तो उन्होंने कई दिग्गज लुढ़क गए इसमें, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे बड़े बादल हों, चाहे वो छोटे बादल हों, चाहे मजीठिया हों, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी साहब जो 2-2 सीटों पे खड़े हुए वो हार गए। तो आम आदमी पार्टी ने नफ्स पकड़ ली लोगों की, और यही जी सलमान, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे उत्तराखंड और गोवा के चुनावी नतीजों के क्या है मायने।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। उत्तराखंड में मतदान से पहले अब की बार 60 पार का नारा लगाने वाले बीजेपी के नेता अपनी पार्टी को 60 सीटों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुए हैं। विधानसभा की 60 सीटों में से बीजेपी 47 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस 19 सीटों पर सिमटती लग रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खाटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। नतीजों पर उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। और उत्तराखंड पर बात करने के लिए बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, ठीक है बीजेपी जीत गई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, जो चेहरे थे, वो हार गए हैं। जीत के मायने थोड़े फीके नहीं पड़ गए? देखिए, एक झटका जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए पुष्कर सिंह धामी की हार की वजह से, लेकिन जिस तरह से और जितनी एक तरफा तरीके से पार्टी उत्तराखंड में जीती है, करीबन 47 सीटें पार्टी की आ रही हैं, शायद 50 तक भी ये आंकड़ा छू जाए जब फाइनल स्टैटिस्टिक्स आएंगे, तो ये अपने आप में पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी एक खुशी की खबर है, क्योंकि पार्टी के लोग ही ये कह रहे थे कि इतनी उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी कि इन चुनावों में इतना शानदार प्रदर्शन इस पार्टी का रहेगा। एक बहुत ही कांटे की टक्कर के अनुमान लगाए जा रहे थे। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि कभी भी जो रूलिंग पार्टी होती है वो कंसेक्यूटिव अगले चुनाव में दोबारा सत्ता में नहीं आती है, तो वो एक ट्रेंड उत्तराखंड में इस बार रुकने जा रहा है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन शायद कांग्रेस इस बात को लेकर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आश्वस्त थी कि शायद इस बार सत्ता में आने की बारी उनकी है, और शायद इस वजह से उनके प्रयास में कहीं कमी रही है। लेकिन बीजेपी ने अपनी नीतियों की वजह से और अपना जो मैसेज था वो भी शायद मतदाताओं तक एक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया। पार्टी की आलोचना भी रही कुछ बातों को लेके, लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे ये साफ है कि जनमत पार्टी को मिला है। शुक्रिया राघवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और छोटा राज्य होने के बावजूद गोवा के चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प रहे हैं। बीते 2 साल के दौरान गोवा ने कई बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, जिनके बीच सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी क्या गोवा में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? इसका जवाब विधानसभा चुनाव के नतीजों की शक्ल में सामने आ गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मेरे पूरे जीतने का श्रेय मेरे कार्यकर्ता को जा रहा है, मेरे पार्टी को जा रहा है, जिसके बेस से मैं पूरे चाहे वो कम मार्जिन से हो जीत के आए। और गोवा के चुनावी नतीजों पे बात करने के लिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश इस वक्त हमारे साथ है। मयूरेश, दिन से तो लग रहा था कि शायद प्रमोद सावंत ही अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, अब बचा ली है जब अपनी सीट, तो ये सवाल तो नहीं बनता है ना कि कौन बनेगा गोवा का मुख्यमंत्री? बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। 100% हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गोवा बीजेपी अभी जिस तरह का पूरा गठ बना हुआ है, जो नई बीजेपी मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद जिसको कहा जाता है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मंशा रखते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जाके बैठे। लेकिन फिलहाल ये सवाल उनसे भी बार बार पूछा गया। देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास पूरी गोवा की चुनाव की जिम्मेदारी थी, उनसे भी बार बार पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि हम प्रमोद सावंत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे, तो उसका जो जवाब है वो जाहिर है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या होता है अगले 2 दिन में। फिलहाल लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी के पास 20 लोग हैं, एक सिर्फ उनको सीट कम पड़ गई थी, लेकिन 3 निर्दलीयों ने उन्हें सपोर्ट किया है। साथ ही साथ महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, उन्होंने भी उनको सपोर्ट दे दिया है। तो अगले 2 दिन में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और उनकी सरकार जरूर बनेगी। विश्वजीत राणे हो या फिर बाकी कुछ हो, जैसे ऐसे लोग हैं गोवा बीजेपी में जिनको मंशा है मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन अब देखना यह होगा कि पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो क्या तय करती है। और कल ही खुद प्रमोद सावंत दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आए हैं, अमित शाह से मिलके आए, तो शायद मैसेज क्लियर है कि फिलहाल तो बीजेपी इसी लीडरशिप के साथ आगे जाएगी गोवा में। शुक्रिया मयूरेश इस पूरी बातचीत के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात मणिपुर की, जहां बीजेपी सत्ता में कर रही है वापसी। तो मणिपुर का हाल एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बात मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिंगांग विधानसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। हालांकि राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 32 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जीत की खुशी में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह नाचते नजर आए। अपने नेशनल लीडर जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जैसे नड्डा जी और संतोष जी और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी, वो लोग ने जो हम लोग को गाइड किया है, वो लोग ने जो हम लोग को मदद दिया है विकास के बारे में और आइडियोलॉजी के बारे में, कुछ काम के बारे में, जो भी है, इसी वजह से मणिपुर में हम लोग ने ये बहुमत ला सका है। और इस पर बातचीत करने के लिए इम्फाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शर्मा। दिलीप, हमने वीरेंद्र सिंह का भी बयान सुना। जब चर्चा हर राज्य में चली रही है कि किसकी वजह से चुनाव जीते, तो क्या ये कहा जाएगा कि वीरेंद्र सिंह की वजह से मणिपुर का चुनाव जीते या फिर मोदी की वजह से? मणिपुर में जो इस बार जो बीजेपी ने चुनाव जीता है, उसके पीछे जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि मणिपुर में अगर आप देखें कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आपके जितने तमाम बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सब लोगों ने कैंपेन किया है। और जो मैं 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ, तो जो पता चला कि जो मणिपुर में जो 2 बड़े मुद्दे थे, जैसे कांग्रेस के दौरान यहाँ बंद ब्लॉकेड काफी होते थे, जिसकी वजह से जो खाने पीने के सामान, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती थी, उसको बीजेपी ने 5 साल में बहुत सुंदर से उसको सुलझाया है। इसके अलावा मणिपुर में जो वैली और घाटी के लोगों के बीच जो मतभेद थे, जिसकी वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उसको भी बीजेपी ने बहुत अच्छे से संभाला है। तो ये कहें कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया है। क्योंकि मणिपुर में इसके अलावा भी आर्म स्पेशल फोर्स एक्ट के मुद्दा था, इसके अलावा महंगाई मुद्दा था, कोविड को लेकर भी लोग कुछ शिकायत कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के अगर कैंपेन को देखें, उसकी जो रणनीति थी वो इतनी स्मार्ट थी, क्योंकि 2017 में 21 सीटें मिली थी बीजेपी को, और जिसके वजह से जो 5 साल जो सरकार चली उसमें कुछ मतभेद भी हुए। जो अलायंस पार्टनर थे उनके साथ भी मतभेद हुए। बीच में बीजेपी के 3 एमएलए पार्टी छोड़ के चले गए। इसलिए बीजेपी ने टारगेट रखा था कि इस बार मणिपुर में 40 से ज्यादा सीटें उनको लानी है, और इस तरह से अब पूर्ण बहुमत आ गया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे जो लग रहा है, दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।